अस्सलाम क्लास। फिर आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 6 के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 हमारे पास जो है ग्रेविटेशन, ये उससे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये सारे तो नहीं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जैसे मैंने आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की शीट दी हुई है, तो अगर इसके हिसाब से आप न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर लेते हैं तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर नंबर 2 के भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करा दूंगा। चैप्टर नंबर 2 में ज़्यादातर जो है वो न्यूमेरिकल आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के। ठीक है, 2021 में भी आया था, 18 में भी आया था और 17 में भी आ चुका है वेक्टर प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल। ठीक है, देखें 18 में भी आया था। तो अगर ये सब न्यूमेरिकल्स जो हैं इंपॉर्टेंट शीट के आप प्रिपेयर कर लें तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी न्यूमेरिकल्स में। तकरीबन ये 50 न्यूमेरिकल्स से करीब हैं। चैप्टर 7 हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। 8, 9, 10 के लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। 5 के भी बस ये 3 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेगा, इन्हीं में से एग्जाम में आता है। तो इससे अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे अपने, तो आप आराम से प्रिपरेशन हो जाएगी। किसी के पास नहीं हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे जो है या ईमेल पे मुझसे, या फिर इसी में यूट्यूब की वीडियो में ही मुझे कमेंट्स में आप लिख दीजिए, तो मैं आपको शेयर कर दूँ। ये इंपॉर्टेंट है 2021 और 22 के बैच के, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सवाल आपने प्रिपेयर करने होंगे। तो इसमें जो है वो डॉप्लर इफेक्ट 2021 में नहीं आया है, ये ज़रा मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो बाकी आपने डॉप्लर इफेक्ट, सिंपल पेंडुलम भी आ चुका है, पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये टॉपिक यहाँ से प्रिपेयर करने हैं। न्यूटन फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड भी इसमें से आ चुका है। तो और चैप्टर नंबर 9 में ये सब इम्पोर्टेंट है, इनकी आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आराम से निकलेंगे। और चैप्टर 2 में आपको जो डेरिवेशन करनी है वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड 2019 में आया था। फिर 21 में उन्होंने जो है पूरा डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया था। कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये वाला टॉपिक जो है ये भी आपको इस साल करना होगा 2022 के लिए। और एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, चैप्टर 2 में ये चीज़ें हैं। और वर्क एनर्जी इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 में 2021 में 19 में आ चुकी है, लास्ट पेपर जो हुआ था उसमें आ चुकी है। तो कंजर्वेटिव फील्ड के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन वर्क एनर्जी इक्वेशन रिपीट भी हो जाता है, इसमें रिस्क फैक्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में वेरिएशन जी विद हाइट आप लोग प्रिपेयर करेगा। हाइट भी आ जाती है, डेप्थ भी आ जाती है, दोनों सवाल में से कोई भी आ जाता है। लास्ट टाइम शायद डेप्थ आई थी। और इसके अलावा इसमें आप जो है चैप्टर नंबर 6 में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग तो मुश्किल है इसमें से आना, हाइट या डेप्थ आ सकता है। इसके अलावा इसमें आप चाहें तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी की प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो ये शीट्स जो है मैंने प्रोवाइड की हुई हैं। फिलहाल न्यूमेरिकल के फॉर्मूले पे आते हैं चैप्टर नंबर 6 के। तो चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास ये कैटेगरीज हैं फॉर्म न्यूमेरिकल्स की। एक तो ये कि आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है किसी भी प्लैनेट का, और वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एल्टीट्यूड। इसमें दो टाइप्स होती हैं, या तो सेंटर ऑफ अर्थ होता है या सरफेस ऑफ अर्थ होता है, अपेरेंट वेट और फिर डेप्थ। तो मैं हर टॉपिक के एक दो न्यूमेरिकल करा के फिर आगे बढ़ जाऊंगा। सबसे पहले इसके आप फॉर्मूले देख लीजिए। ये तो न्यूटन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशन है, जो कि बहुत ही आसान है, जो एग्जाम में नहीं आता है। तो जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फिर वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि अगर कोई बॉडी जिसका मास m है, अगर हम उसको अर्थ की सरफेस पर रखते हैं, जैसे यहाँ रखा हुआ है,
तो बेटा वहाँ पर जो ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला जो हम अप्लाई करते हैं, ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में जो आर आता है, जो कि दो बॉडीज का सेंटर का डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस तकरीबन रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला आता है आपके पास, तो बेटा पहला फॉर्मूला है जो है इसके, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है दो भी मासिव बॉडीज के दरमियान। एक बॉडी ये है, मान लीजिए मून है, और ये हमारी अर्थ है। तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं विद इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है सेंटर का, वो डिस्टेंस कहलाता है आर, जिसको हम ग्रेविटेशनल डिस्टेंस भी कहते हैं। आर क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल डिस्टेंस। तो अगर बेटा यही चीज को जब हम अप्लाई करते हैं किसी अर्थ के ऊपर, यानी कि एक अर्थ है हमारी, और अगर इस अर्थ की सरफेस पर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ जिसका मास है, इसका मास कितना है? m के बराबर। अर्थ का मास जो है वो n, कैपिटल N के बराबर है, या me के बराबर है। तो ये डिस्टेंस बेटा क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ। ये डिस्टेंस भी कितना कहलाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन ग्रेविटेशन डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होता है? इस बॉडी के सेंटर से लेकर यहाँ तक होता है। तो जाहिर सी बात है बेटा, आपको पता है रेडियस ऑफ अर्थ एक बहुत बड़ी वैल्यू है, 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर, तकरीबन 6 लाख से भी ज़्यादा वैल्यू है। 6 लाख में अब इसकी अगर हमने हाइट देखी, ये वाली जो हाइट है, इस बॉडी, ये बॉडी मान लीजिए डस्टर है, इस डस्टर का ये सेंटर का डिस्टेंस कितना सा होगा? ये सेंटर से डिस्टेंस का कितना सा होगा? मान लीजिए 1 सेंटीमीटर। तो अगर बेटा मैं इस यहाँ पे r जो है वो किसके बराबर है असल में? आर ई प्लस दिस डिस्टेंस। तो यहाँ पे r जो है वो आर ई प्लस जिस डिस्टेंस के बराबर होता है। जो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को मैं 6 लाख में 1 सेंटीमीटर को ऐड करूंगा तो बेटा क्या फर्क आएगा? बहुत ही ना होने के बराबर। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ की सरफेस पर रख देते हैं, हमारी अर्थ बहुत बड़ी है और ये डस्टर उसके मुकाबले बहुत छोटा सा, एक ना होने के बराबर, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो हम उसके इस ग्रेविटेशनल डिस्टेंस को आर ई के बराबर मान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कहलाती है वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ सरफेस। किसी भी प्लेनेट पे जब आप वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट कर होंगे तो वहाँ पे जी का फॉर्मूला क्या बनता है? जी बराबर होती है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ आर किसके बराबर है? आर ई के बराबर। तो ये बन जाता है फॉर्मूला जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन अर्थ की ग्रेविटी आ रही है। पहला फॉर्मूला ये है। ये बात हमने की जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस पर रखते हैं। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से ऊंचाई पर ले जाते हैं तो फिर वहाँ पे ये सूरत हाल बदल जाती है।
तो वहाँ पे आपके पास जो r की वैल्यू होती है उसको हम चेंज करके लिखते हैं। तो अभी फिलहाल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन दूसरी डायग्राम भी सुन लीजिए कि अगर बेटा मैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से ऊंचाई पर ले जाऊँ, ये अर्थ है हमारी, और अब इसी बॉडी को बेटा मैं कहाँ पर ले जा चुका हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं ले आ गया हूँ एक ऊंचाई पर, एक हाइट पर। तो यहाँ सेंटर से इसके जो अब डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे जो इसकी ग्रेविटी जो जी के बराबर थी, जिसका आंसर 9.8 आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस पॉइंट पे अगर आपको उसकी वैल्यू जी बतानी है तो उसको हम जी प्राइम का नाम देंगे, जी प्राइम कह देंगे या जी हाइट कह देंगे, कुछ भी कह सकते हैं, जी एच भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए ये हाइट है, कितनी ऊंचाई पे ले गए हम, एच हाइट पर ले गए हैं, और ये फासला किसके बराबर है आपको पता है, ये फासला बराबर है रेडियस ऑफ अर्थ के। इसका मास एम ई है। तो फिर यहाँ पर जो इसका ग्रेविटेशनल डिस्टेंस आएगा ये हो जाएगा आर प्राइम, और ये आर प्राइम किसके बराबर होगा, आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच के बराबर। क्यों आर प्राइम लिखा, क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी को हम, वैल्यू ऑफ जी को हम क्या कह रहे हैं, जी प्राइम कह रहे हैं, तो यहाँ के डिस्टेंस को हमने ग्रेविटेशनल डिस्टेंस को आर प्राइम कह दिया। तो वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच का फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन जी प्राइम आर प्राइम का स्क्वायर, और आर प्राइम किसके बराबर है, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले आपने ध्यान में रखना है। ये मैंने लिखा है फॉर्मूला फॉर द अर्थ सरफेस। अगर मैं चाहूँ तो उसको किसी और प्लैनेट के लिए लिखूँ, मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ कि अर्थ की जगह हम बात कर रहे हैं कि मैंने इस डस्टर को अर्थ की सरफेस की जगह मैंने इसको रख दिया किसी जुपिटर के प्लैनेट पर, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हर जगह जुपिटर आ जाएगा, ग्रेविटी ऑफ जुपिटर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ जुपिटर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और आर क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ जुपिटर के बराबर, जी जुपिटर बराबर हो जाएगा जी एम जे डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जुपिटर का स्क्वायर। तो पहले हम ये अर्थ सरफेस वाले न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम इस पे हाइट पर आएंगे, और फिर इसी तरीके से हम डेप्थ पर चले जाएंगे, डेप्थ के न्यूमेरिकल भी करेंगे। ओके, चलिए टाइम वेस्ट के बगैर मैं जल्दी से आया था न्यूमेरिकल से। तो मैंने आपको ये वाली डायग्राम भी समझा दी और ये वाली डायग्राम भी। इसको मैंने हाइपोथेटिकल अर्थ इसलिए लिखा है कि हमारी अर्थ बेटा, हमारी अर्थ स्फीयर नहीं है, हमारी अर्थ ओवल है। ओवल से उसमें ये जो मास होता है, इस मास को हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो उसका रेडियस भी यहाँ से तो आर ही है, लेकिन यहाँ से रेडियस का आर ही नहीं, आर से ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमारी कैलकुलेशंस में कुछ एरर आते हैं, तो हम इसलिए अपनी अर्थ को क्या मानते हैं, हाइपोथेटिकल अर्थ मानते हैं, हाइपोथेटिकल स्फीयर मानते हैं। स्फीयर बॉडी की कैलकुलेशन करना आसान है और इर्रेगुलर बॉडी कैलकुलेशन करना काफ़ी मुश्किल है। चलिए बहरहाल, तो बेटा मैंने आपको ये वाले फॉर्मूले भी बता दिए। वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला ये होता है, जहाँ पे एम का मतलब मास ऑफ अर्थ। अब मैं इसको जुपिटर के लिए लिख लेता हूँ, तो मैंने जुपिटर के हिसाब से भी आपको बता दिया। अब मून के लिए लिखना चाहूँगा तो मून के हिसाब से भी हम बात कर लेते हैं। और वैल्यू ऑफ जी एट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये हाइट पर आपके पास आर प्राइम, क्योंकि आर को हमने कब डिस्टेंस माना था, जब बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पर है। आर प्राइम कौन सा डिस्टेंस है, जब बॉडी को हम ऊंचाई पर लेंगे, तो वहां पर उसकी ग्रेविटी को हम जी प्राइम कहेंगे, और सरफेस पर उसकी ग्रेविटी को हम 9.8 या जी ई या जी सरफेस भी कहेंगे। ठीक है जी, तो अब इसके बेटा न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। पहला वाला न्यूमेरिकल मैं नहीं करा रहा, जिसमें सिर्फ आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है। ये m1 है, ये m2 है, इनके दरमियान डिस्टेंस d दिया हुआ है, और आपको ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ। तो बेटा मैं ये फॉर्मूला यूज करूँगा।
तो क्वेश्चन नंबर 2। अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्यूट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ जुपिटर। डेटा बना लेते हैं इसका। तो बेटा लेट कर लेते हैं कि जे रिप्रेजेंट जुपिटर और ई रिप्रेजेंट अर्थ। तो कह रहे हैं कंप्यूट करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपने यानी कि वैल्यू ऑफ जी निकालनी है जुपिटर प्लैनेट पर। और डेटा क्या क्या किया मैंने, डेटा देखते हैं। डेटा में कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जुपिटर पे निकालना है विच हैज अ डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना 11 टाइम्स एज कंपेयर टू द अर्थ। यानी किसका डायमीटर है, जुपिटर का डायमीटर जो है वो 11 टाइम्स है एज कंपेयर टू द अर्थ। तो डायमीटर को हम डी से लिखते हैं। डायमीटर ऑफ जुपिटर जो है वो कितना है, 11 टाइम्स है डायमीटर ऑफ अर्थ के, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि डायमीटर ऑफ जुपिटर बराबर है किसके, 11 टाइम। 11 टाइम किसका है बेटा, डायमीटर ऑफ अर्थ का। आपको हर डेटा अर्थ के कंपैरिजन में दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ कह रहे हैं एंड मास किसका, मास ऑफ जुपिटर जो है वो 318 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ का। यानी कि मास ऑफ जुपिटर बराबर किसके है, 318 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। तो लिख देते हैं इसको भी। तो मास ऑफ जुपिटर बराबर किसके है, 318 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। ठीक है बेटा। अब हमें यहाँ डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना होगा। आपको पता है कि डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाता है बेटा, रेडियस बन जाता है। बच्चे यहाँ क्या करते हैं, इस 11 को डिवाइड कर देते हैं 2 से और कितना लिख देते हैं 5.5, जो कि गलत है बेटा। डायमीटर दोनों तरफ है, हमें दोनों को रेडियस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ जे 11 टाइम्स है डायमीटर ऑफ अर्थ के, हमें इनको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियस में। तो रेडियस से कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2 से हम यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, 2 से हम यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। अब क्या हुआ, ये पूरी चीज़ क्या बन गई, डायमीटर ऑफ जुपिटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो बन गया रेडियस ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू, और ये पूरी चीज़ क्या बन गई, रेडियस ऑफ अर्थ। 11 पर कोई भी असर नहीं आया। क्यों, क्योंकि बेटा डिवीजन दोनों तरफ, डिवीजन कहाँ पर हुई है, दोनों तरफ हुई है। तो इसलिए डायमीटर जो है जब आप उसको रेडियस में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो उसकी सेहत पर 11 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, इसको याद रखिएगा। आप लोग यहीं पे मिस्टेक करेंगे। आप डायरेक्ट लिख दिया कि रेडियस ऑफ जुपिटर कितना हो जाएगा, 11 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। आप यहीं पर मिस्टेक करेंगे, याद रखिएगा, मैंने बता दिया आपको। क्योंकि जब आप डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद वो रेडियस बन जाएंगे। तो 11 की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। तो बेटा हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ जी जुपिटर के लिए। सोल्यूशन पे आते हैं। तो हमें पता है वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ सरफेस इसके बराबर होती है बेटा, ये फॉर्मूला रट लीजिए कि जी बराबर होती है GME अपॉन RE स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये अर्थ की। हमें क्या निकालनी है जुपिटर के लिए, तो वैल्यू ऑफ जी एट जुपिटर सरफेस। ये कह रहे हैं कि अर्थ की सरफेस पे नहीं, एक बॉडी, वही बॉडी, जुपिटर बड़ा है तो जुपिटर को बड़ा करके जुपिटर की सरफेस पे अगर रखी हुई हो
तो बताइए उस पर ग्रेविटेशनल जुपिटर कितनी आ रही होगी। तो क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ जुपिटर के लिए जी जे बराबर हो जाएगा जी, मास किसका आएगा जुपिटर का, और रेडियस भी किसका आएगा जुपिटर का स्क्वायर। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इक्वेशन है, इसको आपको याद करना होगा अर्थ के लिए। इसका आंसर 9.8 आता है, पता है आपको। अच्छा जी, तो बेटा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट दी वैल्यूज ऑफ एम जे एंड आर जे, एम जे और आर जे की वैल्यूज रख देंगे। तो रख दीजिए, क्या बन जाएगा बेटा, ये एम जे की जगह क्या आ जाएगा 318 एम ई, डिवाइड में क्या आ गया आर जे की जगह 11 टाइम्स ऑफ आर ई का होल स्क्वायर, आर जे की जगह 11 आर ई आ गया, बाकी वैल्यू वैसे की वैसी रही। ठीक है जी, अब इसमें जो वैल्यूज आई उनको अलग कर लें और वेरिएबल को अलग कर लें। तो बेटा मैंने जी को अलग कर लिया, एम ई को अलग कर लिया, 11 का स्क्वायर करेंगे तो आई थिंक 121 आ जाएगा, 121 और रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, और ऊपर आ गया 318। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर गौर से देखें बेटा आप, ये जो पूरी शक्ल है ये किससे मैच कर रही है, क्वेश्चन नंबर 1 से। जी एम ई अपॉन आर ई, जहाँ भी यहाँ पे जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर नजर आएगा हम वहाँ पर क्या रख देंगे, जी ई रख देंगे। तो ये बन गया 318 डिवाइड बाय 121 जुपिटर वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जुपिटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुछ टाइम्स आ जाएगी इसके। इसको सॉल्व करके देख लीजिए कैलकुलेटर से। थ्री वन एट डिवाइडेड बाय 121, तो ये 2.628 आ जाएगा, 2.63 आ जाएगा। आंसर को आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, वरना आप चाहें अगर आपसे एग्जाम में पूरी वैल्यू कैलकुलेट करने को कहें तो आपको पता है जी की वैल्यू 9.8 होती है, और जी जे कितना हो जाएगा 2.63 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा आपके पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मल्टीप्लाई बाय 9.8, ऑलमोस्ट 25.76 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ जी आ गई जुपिटर। ठीक क्लास, तो इसी सवाल को अब हम अगर आगे चाहें करना चाहें, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें इन्होंने सिर्फ डेंसिटी पूछी थी। ठीक है, तो ये सवाल 99 में एक मरतबा आया, उसके बाद कभी नहीं आया, तो ये वाला सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, यहाँ पे आपको मून का डेटा दे रहे हैं। अच्छा, ये 2006 में एक सवाल आया था, एक नया 2008 में एक नया प्लैनेट एक्स डिस्कवर हुआ था उन दिनों में, तो उसी साल फोन ये सवाल आ गया था एग्जाम में कि एक प्लैनेट एक्स डिस्कवर हुआ है जिसका डायमीटर कितना है 10 टाइम बिगर है एज कम्पेयर टू दी अर्थ, और उसका मास कितना है 300 टाइम्स है एज कम्पेयर टू दी अर्थ। तो मैं ये सवाल करा रहा हूँ पहले, और बताएं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप करेंगे कि प्लैनेट जहाँ जहाँ जुपिटर आ रहा है वहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, वहाँ पे प्लैनेट एक्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6, एक्स प्लैनेट। तो आपको वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, इसका डायमीटर गिवन है, तो रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे, इसका मास भी गिवन है आपको। तो इसका डायमीटर कितना गिवन है बेटा, कह रहे हैं इसका डायमीटर जो है 10 टाइम्स है और इसका मास जो है वो 300 टाइम्स है, यानी डायमीटर कितना है इसका 10 टाइम है अर्थ के मुकाबले में, तो इसका रेडियस भी उतना ही रहेगा, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और वो कह रहे हैं 300 टाइम्स है।
तो इस कंडीशन पे आपने एट एक्स सरफेस, एक्स प्लैनेट की सरफेस पे निकालना है। तो जहाँ जहाँ जुपिटर है वहाँ पे कौन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। फिर आप इनकी वैल्यूज रखेंगे, एक्स एक्स, जब आप वैल्यूज रखेंगे बेटा, वैल्यूज रखने पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा मास कितना है उसका 300 है, तो 300 आ गया यहाँ पर। यहाँ पे क्या गया 10 आ गया। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 300 को अलग कर लें तो 300 डिवाइड बाई 3, तो 3 टाइम्स ऑफ GE आ जाएगा आंसर। फिर आप इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको इसकी वैल्यू ऑफ G मिल जाएगी। ट्वेंटी 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई ये इतना आसान सा सवाल था। देखें सारे सवाल इसी पैटर्न पे होंगे। तो मैंने आपको वैल्यू ऑफ जुपिटर वाला, प्लैनेट वाला भी करा दिया सवाल, ठीक है। जहाँ जहाँ जुपिटर था वहाँ प्लैनेट एक्स आ गया। डायमीटर ऑफ एक्स 10 डायमीटर ऑफ अर्थ के बराबर है, तो रेडियस ऑफ एक्स भी 10 ही रहेगा। इसको डिवाइड मत ही कर दीजिएगा गलती से। मास ऑफ एक्स भी कितना रहेगा इसका, 300 m ही रहेगा। फिर आपने इनकी वैल्यूज रख दी और आपका आंसर आ गया 3 टाइम्स ऑफ G, यानी इसकी वैल्यू ऑफ ग्रेविटी जो आएगी वो अर्थ की सरफेस के मुकाबले में 3 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अब यही सवाल बेटा आपको मून के लिए करना है। ये देखें मून के लिए अब मून पे दो तरह से आता है सवाल। ये आता है इन टर्म ऑफ परसेंटेज और ये आता है इन टर्म ऑफ रेशियो। ठीक है जी। तो मैं एक कराऊंगा और एक सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा, वो फिर आप लोग खुद करिएगा। दोनों के आंसर थोड़े से अलग अलग आते हैं, लेकिन ये दोनों सवाल आ सकते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं करा रहा हूँ, 5 को सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे कहें द रेडियस ऑफ मून इज 27% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ परसेंटेज में चीजें गिनी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम करें और इसका मास कितना है मून का, 1.2% ऑफ अर्थ। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड हाउ मच विल द 424 न्यूटन बॉडी वेट्स देयर। अच्छा, वेट भी निकालना। ठीक है, मैं इसको स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, ओवर राइटिंग नहीं कर रहा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे आपके पास मून का जो रेडियस है वो 27% रेडियस ऑफ अर्थ के। तो सबसे पहले डेटा बना लें क्वेश्चन नंबर 4 में। एम रिप्रेजेंट मून। ठीक है जी। तो मून की आपने ग्रेविटी निकालनी है, वैल्यू ग्रेविटेशन एक्सलेशन। फिर कह रहे हैं कि इसका जो आपके पास रेडियस ऑफ मून है वो कितना है, 27% है। किसके बराबर, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। और फिर कह रहे हैं कि जो उसका मास ऑफ मून है वो कितना है, 1.2% है मास ऑफ अर्थ के बराबर। ये देखिए 27% ऑफ अर्थ एंड 1.2% ऑफ अर्थ मास। तो आपने एक्सप्रेशन निकालनी है और एक आपको एक वेट दिया हुआ है जो कि अर्थ के हिसाब से दिया हुआ है 424 न्यूटन। इस बॉडी का आपने वेट भी निकालना है। एक वेट दिया हुआ है आपको अर्थ के हिसाब से 424 न्यूटन। इसका आपने क्या निकालना है, मून पर वेट निकालना है। मून पर इसका वेट कितना हो जाएगा। चलिए पहले वैल्यू ऑफ GM फाइंड करते हैं। तो बेटा आपको पता है परसेंटेज को हम वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 27 डिवाइड बाई 100। तो 27 को जब हम 100 से डिवाइड कर देंगे
तो क्या हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा 0.27 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसी तरीके से 1.2% को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा 2 इधर चले जाएंगे 0.012 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर इनको डिवाइड करने के बाद 27 डिवाइड बाय 100 तो कितना हो जाएगा बेटा ये 0.27 आ रही। और सिमिलरली मास को मैं कितना लिख रहा हूँ मास ऑफ मून कितना हो जाएगा बेटा 0.012 एम। क्लियर है बात। अब यही चीज जो क्वेश्चन नंबर 5 में दी हुई है वो कैसे दी हुई है रेशो की फॉर्म में दी। ठीक है तो मैं वो एंड में बता दूंगा आपको। फिलहाल अब इस सवाल को हम स्टार्ट कर देते हैं, जल्द से जल्द इसको एंड करते हैं ताकि टाइम हमारा ज़्यादा ना हो कंज्यूम। तो वैल्यू ऑफ जी एट मून ये हर जगह लगेगा भाई फॉर्मूला, या आपको लिखें या ना लिखें ये लिखना है हर जगह। वैल्यू ऑफ जी एट मून सरफेस कितनी है हमारे पास जी एम इजिकल टू जी, जहाँ जहाँ अर्थ है वहाँ मून आ जाएगा। मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, इनकी वैल्यूज रख दीजिए बेटा जी डिवाइडेड बाय जी एम। तो मास ऑफ मून की जगह कितना आ जाएगा ये आएगा 0.012 एम और रेडियस ऑफ मून की जगह कितना आ जाएगा 0.27 आर ई का होल स्क्वायर। स्क्वायर करना नहीं भूलिएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज को अलग कर रहा हूँ मैं। अब वैल्यूज अलग कर लें वेरिएबल अलग कर लेंगे, क्या हो जाएगा 0.27 का होल स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर जी एम ई ऊपर आएगा 0.012। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कोई वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, और जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर को हम लिखेंगे कंपेयर फ्रॉम 1 से इसको कंपेयर करें तो बेटा पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई 9.8 यानी कि जी ई के बराबर हो गई। अब कैलकुलेटर से निकाल लीजिए इसका क्या आ रहा है 0.012 डिवाइडेड बाय 0.27 का होल स्क्वायर, तो ये आ रहा है 0.164। फिर बेटा इसको अगर आपने ये तो आ गया टाइम्स में, अब आप इसको चाहें इसको हम वही भी कहते हैं कि जी एम कितना हो जाता है 1/6 हो जाता है जी ई के बराबर। ये इस तरह से भी एग्जाम में एमसीक्यूज में आता है कभी कभी। अब इसकी अगर हम जी ई की वैल्यू रख दें 9.8 तो क्या हो जाएगा 0.164 मल्टीप्लाई बाय 9.8 तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर मिल जाएगा। वन पॉइंट 613। तो देख रहे हैं आप मून के ऊपर, क्योंकि मून का मास कम हो जाता है तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी कितनी कम हो जाती है, वहाँ इंसान चल नहीं सकता, उसको उछल के इधर उधर जाना पड़ेगा। उछल के भी जाएगा तो बहुत देर में जाके यहाँ पहुँचेगा। ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चन नंबर ये बता रहा हूँ, इसमें रेशोज दिए हुए हैं 180, तो ये तो मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको फिर आप करके कर लीजिए। ठीक है जी, परसेंटेज वाला मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, उसमें देख लीजिए उसमें क्या करना होगा। उसमें आपको डेटा इन टर्म ऑफ रेशो दिया हुआ है। अच्छा जी, तो सुन लें फिर मैं आपको उसके बाद इसका ये जो वेट निकालना ये बता दूंगा। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि if the mass of moon approximately 180 times of mass of earth, 180 का मतलब 1/80 लिखा हुआ है। तो बेटा क्या कहा है इन्होंने, मास ऑफ मून कितना है 1/80 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ के।
तो बेटा 1/80 का रेशियो निकालिएगा, 0 पॉइंट समथिंग आपको कुछ मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 0.0125 ME होगी। और रेडियस ऑफ मून कितना कह रहे हैं? रेडियस ऑफ मून कह रहे हैं 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, 1/4। रेडियस ऑफ मून कितना है? 1/4 है रेडियस ऑफ अर्थ के। तो बेटा 1/4 को आप 0.25 RE लिख देगा। इन वैल्यूज को यहाँ रखिएगा, सेम आपका सवाल वैसे सॉल्व होगा, आंसर आ जाएगा। अब मैं इस पर आ रहा हूँ, मुझे इसका वेट निकालना है इस पर्सन का जो कि अर्थ पर है। अगर ये पर्सन मून पर चला जाए तो उसके वेट कितना आएगा? ठीक है जी, तो मैं इसको रख कर रहा हूँ। तो बेटा आपको पता है कोई भी पर्सन अगर मून पे चला जाए या कहीं भी चला जाए तो हमारा मास जो है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, अगर मैं मून पे जाऊंगा तो मेरे हाथ पाँव कम तो नहीं हो जाएंगे ना, मेरा मास उतना ही रहता है। मास रिमेन अनचेंज, लेकिन वेट चेंज हो जाता है। और वेट भी किस वजह से चेंज होता है? वेट बराबर होता है मास इंटू जी के, जी की वजह से चेंज होता है। तो बेटा वेट ऑफ अर्थ किसके बराबर है? मास इंटू वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ। ये अर्थ के हिसाब से दिया हुआ, तो हम पहले इसका मास निकाल लेते हैं। इसका मास कितना आ जाएगा? W/G 9.8 के हिसाब से 424 डिवाइडेड बाय 9.8। तो उस पर्सन का मास आ जाएगा हमारे पास 43.3 किलोग्राम। ये आ गया इसका मास। अब हमें निकालना है फॉर वेट एट मून। तो बेटा वेट एट मून का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेट एट मून बराबर होगा मास ऑफ अ पर्सन एंड ग्रेविटी ऑफ मून लिख दीजिए। तो 43.3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.613 से। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 70 kg आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया। अब बेटा मैं हाइट वाले सवाल आपके आ रहा हूँ। हाइट के मैं 1-2 कराऊंगा और ये फिर पेरेंट की भी एक आध सवाल करा के फिर डेप्थ के सवाल कर देंगे। तो इस साल वैसे जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है इसमें से कोई भी आ सकता है। तो बेटा हम आ रहे हैं हाइट एल्टीट्यूड वाले। तो हाइट एल्टीट्यूड में ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे। जब हम हाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है जी। अब ये देखना होता है कि हम सेंटर ऑफ अर्थ से हाइट मालूम कर रहे हैं या फिर सरफेस ऑफ अर्थ से मालूम कर रहे हैं। अगर सेंटर ऑफ अर्थ से करते हैं तो वहाँ पे एच वाला फॉर्मूला आता है, वरना फिर आर प्राइम की बात चलती है, सेंटर से निकालते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स हैं। तो वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच एल्टीट्यूड। अभी देखें जितने सवाल हैं 5A 5B 6 7, इन सब में देखें एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है जी। तो सारे सवाल तकरीबन सेम है। मैं इसमें से 1 या 2 करा दूंगा आपको, बाकी फिर आप लोग खुद ट्राई करिए। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, जहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हो जाए? 1/2 हो जाए। और ये जो सवाल है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ डिस्टेंस अर्थ अबव द रेडियस। देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स हैं सवाल की। इसमें कहते हैं कि वैल्यू ऑफ जी बताइए फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ से, और यहाँ पे पूछते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से। तो इन दो में थोड़ा फर्क आ जाता है, इन दो में आपको जरा डिफरेंस करना।
तो अगर मिसाल के तौर पर ये हमारी अर्थ है, ठीक है जी, ये इसका रेडियस ऑफ आर है, ये इसका मास है एम ई। अब ये एक ऊंचाई पे हम एक बॉडी को ले गए हैं, इसका मास एम है। तो बेटा यहाँ पे दो बातें हैं, ये हाइट है h और ये डिस्टेंस कहलाता है r प्राइम। तो अगर बेटा आपसे वैल्यू ऑफ g एट हाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, अगर सेंटर ऑफ अर्थ कहता है तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि g प्राइम बराबर हो जाएगा g एम ई अपॉन r प्राइम का स्क्वायर। और ये r प्राइम किसके बराबर है, ये r प्राइम बराबर किसके बेटा, आर ई प्लस एच के बराबर है। और वैल्यू ऑफ g एट हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस का मतलब यहाँ से पूछ रहे हैं, अर्थ की सरफेस है। तो यहाँ पे फिर आप इस फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगता है g प्राइम इज इक्वल टू g एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये वाली चीज आती है एमसीक्यूज में। तो इन दो बातों में बेटा बहुत फर्क है। ये जो दो सवालात हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8, 9, ये आपके इस टाइप का है, इस वाले का। यहाँ पे आपको हाइट गिवन होगी, इसमें आपको क्या गिवन होगी, हाइट, हाइट गिवन। हाइट का मतलब बेटा अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर है बॉडी, ये गिवन होगा, एच गिवन होगा। और किस फॉर्म में गिवन होगा, रेडियस ऑफ अर्थ की फॉर्म में गिवन होगा। या तो वो एच आर ई के बराबर होगा, या 2 आर ई के बराबर होगा, या 3 आर ई के बराबर होगा। तो ये चीज तो आती है एमसीक्यूज में, लेकिन ये आता है न्यूमेरिकल में, और ये न्यूमेरिकल काफी लेंथी होता है, तो कम आता है लेकिन ये मुश्किल न्यूमेरिकल होता है। कि अगर वो पूछे एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि वो आर प्राइम की बात हुई, एट व्हाट डिस्टेंस, वो भी पूछ सकता है इसको, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, तो बेटा आर प्राइम पूछा जाएगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो बेटा एच पूछा जाएगा। तो इन दो बातों में जरा फर्क रखिएगा कि वो ये पूछ रहा है आपसे डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ पूछ रहा है या सेंटर ऑफ अर्थ से पूछ रहे हैं। सेंटर ऑफ अर्थ से अगर पूछ रहे हैं तो वो आर प्राइम पूछ रहे हैं, और अगर सरफेस ऑफ अर्थ से पूछ रहे हैं तो वो एच पूछ रहे हैं आपसे। और इन दोनों सब चीज़ों में आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी ही बतानी होती है कि यहाँ पर आपकी जी प्राइम कितनी आएगी। यहाँ पर तो जी 9.8 के बराबर होती है। ओके, क्लियर है बात। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9 करा रहा हूँ, जो कि एमसीक्यूज में आते हैं, जिसमें हम कहेंगे अ मैन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस। देखिए अर्थ सरफेस का वर्ड आ रहा है, तो अर्थ सरफेस का मतलब जी, अर्थ की सरफेस से ऊंचाई पर गया तो हाइट की बात हो रही है, आर प्राइम की बात नहीं होती। तो वहाँ आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर वो कहे कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, तो फिर वहाँ पे आर प्राइम को आप ओपन नहीं करेंगे और आर प्राइम को ऐसे लगाएंगे, आर प्राइम के बारे में। क्लियर हुई बात। तो मैं पहले इसके एमसीक्यूज करा रहा हूँ, फिर इसके एक आध सवाल करा दूँ। पहले बेटा मैं अर्थ की सरफेस से बात करा रहा हूँ, ये वाले सवाल करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के 3 पार्ट हैं, तीनों में से कोई एक दो कर लेंगे, फिर बात करते हैं आगे।
जी, तो ये एमसीक्यूज के फॉर्म में आता है, इसको जल्द से जल्द करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा हमारे पास, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस 3 दिए हुए, 3 पार्ट है इसके। अर्थ अबव द अर्थ सरफेस। कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपने बतानी है एट अ डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से या अर्थ की सरफेस से? तो अर्थ की सरफेस से बात कर रही है, तो इसमें जी प्राइम बताना है आपने। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में कह रहे हैं कहाँ से, अर्थ सरफेस से। अर्थ सरफेस का मतलब एच गिवन है, तो अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पर है? पहले पार्ट में कह रहे हैं कि वो आधी के बराबर है। अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस, यानी इसकी हाइट कितनी है? अर्थ के रेडियस के बराबर है। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं ट्वाइस ऑफ अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि हाइट कितनी है? ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तीसरे पार्ट में कह रहे हैं थ्राइस अर्थ ऑफ सरफेस के बराबर है। ठीक है जी। तो बॉडी को जब यहाँ पे रखा है आपने तो बतानी है हाइट। तो सवाल में ये कहा जा रहा है बेटा कि एक अर्थ से एक बॉडी को हम कितनी ऊंचाई पे ले गए हैं? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। फिर कह रहे हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ले गए हैं। फिर कह रहे हैं थ्राइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ले गए हैं। तो ये सब आपको हाइट गिवन है। इन हाइट पे आपने बताना है कि वैल्यू ऑफ जी कितनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने सेंटर का जिक्र नहीं किया है, तो मैं फॉर्मूला जो लिखूंगा मैं एक कराऊंगा इसमें से सवाल आपको, मैं सेकंड वाला पार्ट कराऊंगा। सोल्यूशन, तो आपको पता है वैल्यू ऑफ जी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है सरफेस से हाइट पर, तो जी प्राइम बराबर किसके होता है? जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर के बराबर होता है। वैल्यू ऑफ जी एट हाइट, और ये कहाँ से निकालने हैं? हम सेंटर से निकालने हैं। तो इसको पहले आप चाहें तो यूँ लिख दें, मर्जी है आपकी। टाइम बचाना है तो बचाने हैं, ना वेस्ट करना है तो वेस्ट कर लें। आर प्राइम स्क्वायर, फिर आर प्राइम को हम ओपन कर दें क्योंकि उन्होंने आर प्राइम नहीं पूछा, उन्होंने हमें डेटा एच की फॉर्म में दिया हुआ। तो जी प्राइम कितना हो जाएगा? जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। और वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ सरफेस इसके बराबर होती है जी इजिकल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जिसका आंसर 9.8 के बराबर होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मान। ठीक है जी। तो जी प्राइम कितना हो जाएगा? जी एम ई अपॉन, अब बेटा एच की जगह रख दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ, उसका पार्ट 1 नहीं कर रहा। तो आर ई आ गया, एच की जगह कितना आ गया? 2 आर ई, पार्ट बी कर रहा हूँ 2 आर ई स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? जी एम ई अपॉन 3 आर ई का होल स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास? जी प्राइम इजिकल टू जी एम ई अपॉन 9 आर ई स्क्वायर। अब ये पूरी शक्ल किससे मैच कर रही है? पूरी शक्ल मैच कर रही है जी ई से, वैल्यू ऑफ जी एट दी सरफेस ऑफ अर्थ से। तो जी प्राइम बराबर हो जाएगा 1/9 टाइम्स वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ, यानी कि 9.8 डिवाइडेड बाय 9। तो इसका आंसर आ जाएगा तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एग्जाम में यहाँ तक पूछते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/9। तो पार्ट बी का आंसर हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा? 1/9
9। इसका आसान तरीका ये होता है कि उस वैल्यू में एक ऐड कर कर उसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि अगर हम ट्वाइस हाइट पे गए तो ट्वाइस में एक ऐड किया 3 हो गया, उसका 1/2 करके स्क्वायर कर दिया तो 1/9 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आर ई के बराबर है तो आर ई में एक ऐड किया तो 2 RE हो गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 यानी कि 1/4 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आएगा 1/4। और इसका कितना आएगा अगर टेक्निक अप्लाई करें तो 3 है, 3 में आपने 1 ऐड किया 4 हो गया और फिर उसका 4 का स्क्वायर किया, उसको 1/4 कर दिया यानी कि 16 हो जाएगा 1/16। तो मैंने आपको इनके डायरेक्ट आंसर बता दिया। आप चाहें तो निकाल लें, पार्ट सी करना चाहें तो पार्ट सी कर लें। पार्ट सी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 प्लस आर ई तो 4 RE हो गया, 4 RE का स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 16 टाइम्स आ जाएगा। तो ये चीज़ आती है एमसीक्यूज में, ठीक है कि जी प्राइम 1/4 GE 1/9 GE 1/16 GE इस तरह से आता है। अब इसमें कह रहे हैं कि मैन जिसका वेट ये है, तो ये बिल्कुल वैसे सवाल है, सब पर किया था हमने, व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ अर्थ रेडियस अबव द सरफेस। तो उसकी वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका मास कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट अगर मैं क्वेश्चन 8 कराना चाहूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 8, 424 न्यूटन है उसका वेट। और कह रहे हैं कि अगर वो पर्सन जो है वो अर्थ अबव रेडियस चला जाए, यानी उसकी हाइट कितनी है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ऊंचाई पे चला जाए, तो आपको पता है वहाँ पे उसकी वैल्यू ऑफ जी कितनी आ जाएगी, जी प्राइम आ जाएगी GE/4 के बराबर आ जाएगी 14 हो जाएगी। तो उसका वेट भी कितना हो जाएगा, वेट ऑन मून भी कितना हो जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर लें, अगर उसका वेट भी बेटा कितना हो जाएगा, वेट ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, उस हाइट पर उसका वेट कितना हो जाएगा, दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन गया वेट एट हाइट वेट एट अर्थ डिवाइड बाय 4। तो इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, आप उसका वेट मिल जाएगा उस हाइट पर। ठीक है 110 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं आ रहा हूँ इस पर। क्वेश्चन 5A 5B 6 7 ये सब सेम न्यूमेरिकल हैं, सेम पैटर्न पे। इनमें जो एक अहम वर्ड है वो सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से अब आपने डिस्टेंस बताना, सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस की बात होगी तो बेटा हम किसको यूज करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इतना ये वाला। और जब वो कहता है हाइट तो हम उसकी हाइट वाला एंटर कर देते हैं, बस पर कितना है। ठीक है जी, अब एट व्हाट डिस्टेंस वाले हम आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स पे फ्रॉम तो बेटा ये एमसीक्यू बहुत आता है एग्जाम में, वेट की शक्ल में भी आता है और जी की शक्ल में भी आता है। जितना जी कम होगी उतना ही वेट भी कम हो जाएगा, याद रखिएगा बात। इन शॉर्ट अब क्वेश्चन नंबर बेटा मैं आपको करा रहा हूँ पहले 5A और फिर मैं 7 करा दूंगा बस आपको। फाइव ए सवाल में कह रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ अर्थ, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ अर्थ
यानी कि अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम बेटा आर प्राइम लिखेंगे। आर प्राइम मालूम करना है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ डज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 1/2, जहां पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना हो जाए, हाफ हो जाए, ऑन अर्थ सरफेस। अब ये बड़ी अहम बात है। क्या क्या मतलब क्या इस बात का? एट व्हाट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट हाइट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितनी हो जाए, 1/2 हो जाए। तो क्या कह रहे हैं बेटा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना हो जाए, यानी कि जी प्राइम कितना हो जाए, 1/2 हो जाए। किसका? ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना होता है, जी के बराबर होता है, यानी इसको हम 9.8 कहते हैं। तो ये पूरे जुमले का मतलब क्या है, डिस्टेंस बताइए जहां पर ग्रेविटी कितनी हो जाए, 1/2 हो जाए 9.8 का। यानी वो कह रहा है, इसने यहाँ पे आपको कहा है कि इसने आपको जी प्राइम GE/2 के बराबर हो जाए, तो बताइए कि वो डिस्टेंस कितना होगा सेंटर ऑफ अर्थ से। अच्छा, हाइट का जिक्र नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आर प्राइम बताना है जहाँ पे जी प्राइम कितना होता है, 1/2 GE के बराबर होता है। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं सवाल की। तो सबसे पहले तो बेटा हमें यहाँ आर मालूम करना है। तो हमें पता है फॉर, सबसे पहले हम आर लिखेंगे। मतलब जब बॉडी अर्थ की सरफेस पर थी तो उसका डिस्टेंस क्या कहलाता था बेटा, आर कहलाता था। तो वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ सरफेस, जी बराबर किसको होता है, GME/आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर को मैं आर ही देख सकता हूँ, क्योंकि अर्थ की सरफेस पर आर RE के बराबर हो जाता है, डिस्टेंस छोटा होने की वजह से। ठीक है जी। अब ये पूछ रहे कहाँ है, कि ये पूछ रहे हैं कि भाई एट डिस्टेंस बताना है। तो इस सवाल को अगर मुझे रेडियस मालूम करना है तो मैं उसके लिए इक्वेट कर लेता हूँ, GME/RE स्क्वायर। याद रखिए कि आर RE के बराबर है। इन बातों में फर्क समझ लीजिएगा बेटा। आर वो डिस्टेंस है जब बॉडी अर्थ की सरफेस पर है, तो उस टाइम पर इसका जो ग्रेविटेशनल डिस्टेंस होता है आर, उसको हम आर ही मान लेते हैं। लेकिन जब ऊंचाई पर लेके जाते हैं तो आर प्राइम किसके बराबर होता है, RE + H के बराबर होता है। चलिए, तो मैं अगर इसको RE के लिए इक्वेट कर लूँ तो क्या बन जाएगा, चलिए इतना ही रखते हैं इससे फिलहाल। अब वैल्यू ऑफ जी एट हाइट, तो जी प्राइम किसके बराबर हो जाएगा, GME/R प्राइम का स्क्वायर। और आर प्राइम ही हमें निकालना है। अब हमें यहाँ गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन है जी प्राइम। तो जी प्राइम की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा। हमें निकालना क्या, आर प्राइम निकालना है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो आर प्राइम को पहले इक्वेट कर लें, तो आर प्राइम स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, GME/G प्राइम। या ना करें इक्वेट, मर्जी आपकी, जैसे करना चाहें। तो बेटा बट हमारे पास जी प्राइम किसके बराबर है, GE/2 के बराबर है।
ठीक है जी। और जीई किसके बराबर है? जीई बराबर है इसके, यानी कि बल्कि इसके बराबर है। जीई की जगह क्या आ जाएगा? जीई बराबर किसके है इसके? फ्रॉम 1 तो हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू, और नीचे कौन डिवाइड हो रहा है बेटा? 2 भी डिवाइड भी हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे क्या बचा? जी एम ई अपॉन आर प्राइम का स्क्वायर। ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो क्या बच गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया, ये इधर आ गया, इधर आ गया, क्योंकि क्या बच गया? ये 1 अपॉन 2 आर ई स्क्वायर और 1 अपॉन आर प्राइम का स्क्वायर। तो बेटा आर प्राइम स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 2 आर ई। रूट ले लीजिए, तो आर प्राइम बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 आर ई। अब अगर आप चाहें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो आर ई की वैल्यू रख दीजिएगा, गिवन हो एग्जाम में। आर ई की वैल्यू कितनी होती है? 6.4 एक्सपोनेंट 6 गिवन हो तो रख दीजिएगा भाई, तो आपके पास मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो पहले का आंसर हमारा कितना आ गया? अंडर रूट 2 आ गया। अब मैं आपको करा रहा हूँ दूसरा सवाल। देखें, ये जो दो क्वेश्चन 5D में इन्होंने कैसे दिया था, 2019 में 50% दिया था। ये अच्छा सवाल है। 50% वैल्यू ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि 1/2 को 50% लिख दिया। क्या लिख दिया? कि जी प्राइम इज इक्वल टू 50% है जीई का। तो बेटा 50% को जब वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 50 डिवाइड बाय 100, तो वही आ गया 1/2 जीई। अब इतनी एग्जाम में चेंजिंग हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो ये है 6, 5B जो है वो सेम है। 5B उसमें उन्होंने आर ई की वैल्यू भी दी हुई थी, तो आर ई की वैल्यू अगर आप रख देंगे तो आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। किलोमीटर में जो भी दे रहे हैं वो उस हिसाब से निकालेंगे। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे अंडर रूट 2 आर ई तो भी एक्सेप्टेबल होगा, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है जी। अब बस मैं एक सवाल और कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहना है? व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ डज द ग्रेविटेशनल एक्सिलेरेशन 1/3 हो जाए? कितनी वैल्यू हो जाए? 1/3 हो जाए वैल्यू ऑफ दैट ऑफ अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे बेटा कहा जा रहा है कि आपने ग्रेविटेशनल डिस्टेंस ही बताना है, लेकिन वहाँ पर वैल्यू ऑफ जी कितनी हो चुकी है? 1/3 हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक ये आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 तो बेटा पूरा वही रहेगा, बस जी की जगह क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। 1/3 3 3 3 और फिर 3 रूट में आ जाएगा। तो बस इतना सा सवाल है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इसकी। अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो दोबारा से शुरू से वीडियो देखिएगा इस न्यूमेरिकल की, आप लोगों को फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ डेप्थ के सवाल आते हैं। ये मैंने हाइट बता दी, अब डेप्थ बताओ। डेप्थ का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ ये होता है डेप्थ का फॉर्मूला 1 - d/r।
डेप्थ की भी 3 न्यूमेरिकल हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 करा रहा हूँ बस, बाकी आप लोग खुद ट्राई करिए। 13 नहीं बल्कि मैं करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 12 और 14 कराऊंगा बस। 2017 में आया था, थोड़ा सा उन्होंने रेशो की फॉर्म में दे दिया था, बच्चे घबरा गए थे क्या दे दिया इन्होंने। तो पहले 12 कर लेते हैं, फिर 14 कर लेते हैं। तो बेटा हाइट के हमने सारे सवाल कर लिया, अब हम डेप्थ के सवाल कर रहे हैं कि वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में बेटा कह रहे हैं कि फाइंड हाउ डीप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ डीप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इस जुमले से आपको अंदाजा आ गया डीप डेप्थ का न्यूमेरिकल। वेयर द एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ एंड वन थर्ड, दो हैं, हाफ एंड वन थर्ड द वैल्यू ऑफ अर्थ सरफेस। तो एग्जाम में एक आया था, मैंने दो मिला के कर दी। तो डेप्थ का बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि आर डी बराबर होता है, या आर प्राइम लिख लीजिए, 1 माइनस टी अपॉन आर ई इंटू जी ई। अगर कोई बॉडी अर्थ की सरफेस में डेप्थ में चली जाती है तो यहाँ पर उसकी जो वैल्यू ऑफ जी प्राइम आती है वो, और सरफेस पर तो जी ई के बराबर होती है, तो जी डी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है जी। तो उसमें कह रहे हैं डेप्थ की आपको जी डी लिख दीजिए या जी प्राइम ही लिख दीजिए, मर्जी है, फाइंड आउट करनी है। सॉरी, डेप्थ निकालनी है। फाइंड हाउ डीप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/3 एंड 1/2। तो बेटा कह रहे हैं आपने डेप्थ बतानी है पार्ट ए में, जहाँ पर जी प्राइम कितनी हो जाए या जी डी कितनी हो जाए, जी अपॉन 2 हाफ हो जाए, और पार्ट बी में कह रहे हैं कितनी हो जाए, 1/3 हो जाए जी ई के। ठीक है जी। तो नोएगा समझ में आ गया होगा। वैल्यू डीप वेयर द एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/2 एंड 1/3 वैल्यू ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का मतलब जी ई यानी 9.8 डिवाइड बाई 2 हो जाए, या 9.8 डिवाइड बाई 3 हो जाए। तो 9.8 को हम जी ई लिखते हैं। ठीक है जी। सोल्यूशन पे आते हैं बेटा। तो फॉर डी हमें पता है कि जी प्राइम बराबर है जी ई 1 माइनस डी अपॉन आर ई के। तो जी प्राइम की वैल्यू पार्ट ए कर रहे हैं, तो जी प्राइम की जगह क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये जी ई ही रहेगा, 1 माइनस डी अपॉन आर ई। डेप्थ के न्यूमेरिकल है। और जी प्राइम किसके बराबर है बेटा, जी प्राइम बराबर है जी ई अपॉन 2 के बराबर है। जी ई अपॉन 2 या जी अपॉन 2 लिख दें, ये जी है, 1 माइनस डी अपॉन आर ई। जी से जी खत्म, तो क्या बचा, 1/2 1 माइनस डी अपॉन आर ई। यहाँ पे सोच समझ के काम करिएगा, यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। हमें डी चाहिए, तो डी को मैं बेटा वहाँ भेज दूंगा, क्या हो जाएगा, ये डी अपॉन आर ई प्लस 1/2। यहाँ पे क्या बचा, 1, क्योंकि माइनस में 10 को वहाँ भेजिए ताकि प्लस में हो जाए। अब इस वाली प्लस हाफ को वहाँ भेज दीजिए, तो डी अपॉन आर ई बराबर किसके हो गया, 1 माइनस हाफ।
एक में से आधा क्या था, डी आर ई, तो डी कितना हो जाएगा, आर ई को उधर भेज दी, आर ई डिवाइड, ये इसका आंसर आ गया। निकालना है तो वैल्यू आ रही की 6.4 एक्सपोनेंट 7 होगी, वही रखिएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा। बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, देखें यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, किसको डल रहा है, इसको डल रहा है, गलत कर देते हैं। इसको ध्यान से सुकून से सोच समझ से करिए। ये मैंने आपको पार्ट ए कराया है, अब मैं इसी के ऊपर पार्ट बी कर रहा हूँ रेड पेन से। पार्ट बी में बेटा हमारे पास क्या है, 1/3। तो पार्ट बी जब हम शुरू करेंगे तो पूरा सवाल ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी 3 आ जाएगा, 3 3 3। अब 1 में से जब ये माइनस होगा तो क्या बचेगा, इसको ज़रा ध्यान से इसका एलसीएम लीजिएगा, अब जो गड़बड़ करेंगे यहाँ पे। 1 माइनस तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, 3 में से 1 गया तो कितना आ गया, 2/3, तो 2re/3 आ जाएगा। फिर इसका आंसर निकालना हो तो 2/3 मीटर में आंसर। बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, एलसीएम सही नहीं निकालते, वैसे ये एलसीएम निकालेगा, कैलकुलेटर यूज करेगा, 1 - 1/3 तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब 2015-17 में यही सवाल आया था, लेकिन उन्होंने बस एक रेशो दे दिया था आपको, किन दो चीज़ों का रेशो दे दिया था, हाइट और सरफेस का। द रेशो ऑफ एक्सलेशन इनसाइड द डीप ऑफ अ माइन, उन्होंने थोड़ा सा घुमाने के लिए, डीप की बात कर रहे हैं, माइन में चलेगा, कोई कोयले की कान में चलेगा। द रेशो जो है एक्सलेशन inside the deep of a mine to the surface of earth is 0.09. Find the depth of a mine. तो उन्होंने क्या दिया हुआ आपको, इन्होंने दिया हुआ है रेशो किसका, ग्रेविटी डेप्थ और ग्रेविटी अर्थ सरफेस का, कितना है 0.99। तो बेटा जीडी कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपको, 0.99 जीई दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूँ। अब कर लेंगे आप लोग, बस कुछ भी नहीं करना, जहाँ जहाँ जी प्राइम है, जी डी है, इसको जी डी भी लिखते थे हम, जी प्राइम भी लिखते थे, तो जी प्राइम की जगह आप भी लिख देंगे, आपका आंसर। और इस सवाल में आपको रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी गिवन है, तो वही यूज करिएगा। चलिए मैं करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा कर रहे हैं हम लोग, शुरू से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया कि यहाँ पे रेशो दिया हुआ, द रेशो ऑफ एक्सलेशन इनसाइड द डीप ऑफ अ सरफेस, तो इसको यूँ लिखेंगे GD/R, डीप ऑफ अ माइन टू द सरफेस, और निकालने के आपको डेप्थ ही निकालनी है। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है 6.38 एक्सपोनेंट 3, तो यही रखिएगा वैल्यू, जो गिवन है वही रखनी है आपको। और ये कितनी गिवन है, 6.38 एक्सपोनेंट 6 मीटर, डेप्थ निकालनी है। तो बेटा जीडी किसके बराबर है यहाँ पर, 0.99 जी के बराबर है, इससे ये खत्म हो गया। तो क्या बचा, 0.99 इज इक्वल टू 1 - T/RE। इसको वहाँ भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो 0.99 प्लस D/RE हो जाएगा।
इजिकल टू 1, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन आर ई बराबर हो गया 1 माइनस 0.99, तो डी अपॉन आर ई किसके बराबर हो गया 0.01, ऐसा ही है। ठीक है जी, तो बेटा डी किसके बराबर आ गया 0.01 टाइम्स ऑफ आर ई के बराबर आ गया। अब आप चाहें तो इसमें वैल्यू रख दें, इसमें नहीं रखनी पड़ेगी बल्कि उन्होंने दी है तो रखें वैल्यू। तो डी कितना हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाय आर ई, ये भी आंसर है वैसे। आर ई कितना है 6.38 एक्सपोनेंट 6, तो डी आ जाएगा मीटर में। सिक्स थ्री एट डबल जीरो। खत्म हो गया सारा। 63800 मीटर आंसर। ठीक है बेटा, डेप्थ के सवाल भी हो गए हमारे। अच्छा जी, अभी आर्टिफिशियल ग्रेविटी से भी कभी कभार सवाल आता है, इसका एक आध सवाल कर लें बस, ये वाला 1 2 काफ़ी, दोनों सेम ही है वैसे। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ठीक है। आई होप ये आपने कॉपी कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमने डेप्थ वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ से आप लोग देखिएगा, गाइडेंस लिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लिएगा बेटा। मैंने तकरीबन यहाँ मौजूद सारे न्यूमेरिकल करा दिए, अब ये वाला करा रहा हूँ। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, तो हमने वाले सवाल भी कर लिए। अच्छा बेटा, आर्टिफिशियल ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फिजिकल टू 1/2 का अंडर रूट जी ओवर आर, ये याद रखिएगा फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 15। तो बेटा आर्टिफिशियल ग्रेविटी हमारे पास इस तरह से होती है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ये हमारे पास एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, ठीक है। इसको हम स्पिन कराते हैं, तो स्पिन कराने से होता क्या है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की फॉर्म में हमें वैल्यू ऑफ जी मिल जाती, तो पर्सन इस तरह से यहाँ पे अटैच हो जाते हैं स्पेस में। ग्रेविटी नहीं होती तो हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करते हैं बाय स्पिनिंग सैटेलाइट, और इस तरह से स्पिन करते हैं कि उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो 9.8 के बराबर आ जाए। तो उस पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी आती है इसकी 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर आर। अब ये इसका जो है टनल का डायमीटर होता है,
अब आपको यहाँ पे रखना होता है रेडियस, आर यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ डायमीटर। तो आपको उसके क्वेश्चन में बेटा हर जगह डायमीटर गिवन होगा, आपको उसमें रेडियस में कन्वर्ट करके रखना। आर यहाँ पर रेडियस है, जी यहाँ पर ये एफ इसकी फ्रीक्वेंसी है कि वो कितने साइकिल्स पर सेकेंड मूव कर रही है। हमें इसको कितने रोटेशन देने होंगे मूव कराने के लिए। क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा इसका फॉर्मूला। आर जो है सैटेलाइट स्पिन रेडियस, यानी कि उसका जो सैटेलाइट है उसका स्पिन का रेडियस। हाउ मेनी टाइम्स इन सेकेंड स्पेस शेप ऑफ डायमीटर का डायमीटर गिवन है, अभी 30 मीटर है और इस वाले न्यूमेरिकल में भी टनल का डायमीटर कितना है, 30 मीटर है। दोनों सवाल सेम है। टू बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सिमिलर ग्रेविटी एक्सपीरियंस ऑन अर्थ। कह रहे हैं कि एक हाउ मेनी टाइम्स हम उसको रोटेट करने, फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, इसका डायमीटर कितना है, 30 मीटर टनल का। तो फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है, डायमीटर कितना है, 30 मीटर टनल का, ये टनल है। तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, 13 को जैसे 15 मीटर। बस सॉल्व कर दीजिए, सोल्यूशन पे आ जाइए। फॉर एफ 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट जी ओवर आर 3.143 9.8 डिवाइड बाय 15। तो बेटा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास हर्ट्स में या साइकिल पर सेकंड में आ जाएगी। जीरो 0.128 हर्ट्स। तो बस बेटा ये सवाल था, इसमें ये भी हमने कर लिया। और लास्ट रह गया टॉपिक अपेरेंट वेट का, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो वो कम आता है एग्जाम में, लेकिन कर लेते हैं। एलिवेटर के केसेस हैं बेटा, ये थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा हमें, फिर आगे बढ़ते हैं। 2018 में वैसे आ चुका है। बेटा एलिवेटर के कुछ केसेस होते हैं, हमें बताता है अपेरेंट वेट। चैप्टर नंबर 3 में भी अप्लाई होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही बेटा है, जैसे एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं यूँ उठा रहा हूँ, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस वक्त कहा जाता है कि मैंने इस पर जो फोर्स लगाई है वो किसके बराबर होगी, इसके वेट के बराबर। एक ऑब्जेक्ट को यूं उठाना और एक ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उठाने की एक्सेलरेशन इसका 0 है। तो इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। एक ऑब्जेक्ट को मैं यूं ऊपर लेके जाऊं और एक ऑब्जेक्ट को मैं यूं लेकर जा रहा हूँ, तो इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो यहाँ मैंने इस पर कितनी फोर्स लगाई है उसके वजन के हिसाब से। तो एक ऑब्जेक्ट को यूं लिफ्ट अप करना और एक ऑब्जेक्ट को यूं स्पीडली उठा लेना, यूं, इन दोनों में फोर्स फर्क होती है। जिसमें आप एक्सेलरेट कर रहे हैं उसमें फोर्स आपकी उसके वेट में ऐड हो रही है। इसको कैसे देखते हैं, इसको जरा समझिए, समझ लीजिए इसको। तो बेटा मान लीजिए हमारे पास एक एलिवेटर है, इस एलिवेटर में एक वेट मशीन लगी हुई है, वेट मशीन, और इससे हमने एक मास हैंग किया हुआ है। और ये एलिवेटर कनेक्ट हुई है केबल से। तो बेटा अभी एलिवेटर रुकी हुई है, रेस्ट में है।
इस वक्त इसका जो वेट आ रहा होता है, मान लीजिए इसका वेट कितना आ रहा है, 10 न्यूटन आ रहा है। ये मास आपने अटैच किया हुआ, इसका वेट कितना है, 10 न्यूटन। तो ये वेट हो गया इसका, और ये टेंशन हो गई। इस टेंशन को ही हम अपेरेंट वेट कहते हैं, डब्ल्यू प्राइम। तो अगर एक बॉडी रेस्ट की फॉर्म में है तो उस वक्त उसका अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर होता है, mg। लेकिन अगर कोई एलिवेटर में देखा जाता है, आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आप एलिवेटर में वेट मशीन रख के खड़े हो जाए और एलिवेटर अगर ऊपर जाए तो आपको आपका वेट बढ़ता हुआ फील होगा, 12 न्यूटन। मान लीजिए एलिवेटर जो है वो ऊपर जा रही है, ये वेट वही है, मास अटैच हुआ हुआ है वेट मशीन से। अब ये एलिवेटर बेटा ऊपर मूव कर रही है, किस एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है, यानी इस पे एक फोर्स लग रही है। तो इस टाइम पे होता क्या है कि इसका वजन देखें, वैसे कितना था, 10 न्यूटन था एक्चुअल वेट, लेकिन यहाँ पे इसका वजन ज्यादा फील होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इस टाइम पर ये जो अपर वाली फोर्स होती है वो बढ़ जाती है, जिसको हम अपेरेंट वेट कहते हैं, और नीचे वाली फोर्स जिसका वेट है वो कम हो जाती है। और नेट फोर्स भी कहाँ जा रही है, कि बॉडी ऊपर मूव कर रही है, तो जाहिर सी बात है एफ नेट ऊपर होगी। तो हम निकालते कैसे हैं कि बेटा डब्ल्यू अपेरेंट टेंशन की फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, तो हम कहेंगे कि टेंशन इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, यानी कि अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। और नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, एफ बराबर हो जाएगी एफ प्राइम माइनस वेट के। और इसी हिसाब से हमारे पास जिसका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, टेंशन जो है वो ग्रेटर है वेट से, यानी कि डब्ल्यू प्राइम इज ग्रेटर देन वेट। तो एफ बराबर हो जाएगा एफ डब्ल्यू प्राइम माइनस वेट के, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देते हैं। तो अपेरेंट वेट बेटा किसके बराबर आ रहा है, इसको उधर भेज दीजिए, तो फोर्स प्लस डब्ल्यू के बराबर आ रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या बन जाता है, ये अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, एम ए प्लस जी। तो अगर कोई बॉडी बेटा एलिवेटर जब ऊपर जाती है तो वहां पे आपका वजन क्यों बढ़ता हुआ फील होता है, क्योंकि आपके अपेरेंट वेट में वो फोर्स ऐड हो रही होती है। इसकी बेसिक वजह क्या है कि नहीं, बिल्कुल वही बात कि एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो भी उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, रेस्ट में हो, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, 0। ये क्या है, उसकी कांस्टेंट है। ठीक है जी। तो अगर एक एलिवेटर ऊपर मूव करती है तो उसमें आपका वेट बढ़ता हुआ फील होता है, क्योंकि अपेरेंट फोर्स बढ़ जाती है। अपेरेंट फोर्स में ये नेट फोर्स, आपके वेट में नेट फोर्स क्या हो रही होती है, ऐड हो रही होती है। ये हमने प्रूफ भी कर दिया मैथमेटिक्स में। क्योंकि बेटा जब एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर लेके जाते हैं, जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, उस पर एक्शन फोर्स लगा रहा हूँ, एक्शन के बदले में इसका रिएक्शन भी बढ़ेगा, तो नतीजे में मेरा वेट ज़्यादा फील होगा। क्योंकि मैं समझ लें एलिवेटर में वेट मशीन पर खड़ा हूँ, तो एलिवेटर के ऊपर जाएगी तो वो मुझे फोर्स अप्लाई कर रही है, तो रिएक्शन में मेरी बॉडी भी उस पर फोर्स लगाएगी, तो इस वजह से मेरा वजन जो है ज़्यादा फील होगा। ऐसे ही, क्योंकि मेरी बॉडी नीचे गिरना चाहती है, वेट नीचे खींच रहा है, हम उसके अगेंस्ट लेके जा रहे हैं और एक्सेलरेशन से लेके जा रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म लेके जाएंगे तो एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट सेम आता है।
यहाँ बार बार जो मैं वेट का ले रहा हूँ, तो अपेरेंट वेट डब्ल्यू प्राइम होता है जिसको हम अपेरेंट वेट कहते हैं, और एक्चुअल वेट वो होता है जब बॉडी हमारी रेस्ट में हो। लेकिन अगर एलिवेटर रुकी हुई हो या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही हो, यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रही हो, तो भी उसका एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाता है, उसकी ये फोर्स ज़ीरो आती है और हमारे पास एक्चुअल वेट और रियल वेट बराबर आ रहे हैं। तो आई थिंक ये बात थोड़ी क्लियर हो गई होगी। अब अगर एलिवेटर में आपने ये भी चेक किया होगा, एलिवेटर नीचे जाती है तो हमारा वजन कम फील नजर आता है, वेट मशीन हमें कम बता रही है। अब मान लीजिए बेटा ये एलिवेटर नीचे मूव कर रही है विद एक्सीलरेशन ई से। अब होगा क्या कि ये क्या वजन बताएगी, एक्चुअल से भी कम बताएगी, 8 न्यूटन बता रही है। इस पे वही मास हैंग हुआ होगा। तो वेट हो गया डाउनवर्ड, और यहाँ पे वेट ज़्यादा है तभी बॉडी नीचे मूव कर रही है, और अपेरेंट वेट या टेंशन की फोर्स कम है। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे कि हेयर W इज ग्रेटर देन W प्राइम, और किस फोर्स से नीचे जा रही है, नेट फोर्स F है, W माइनस W प्राइम। तो W प्राइम कितना हो जाएगा, इसको वहाँ भेज दें, W प्राइम प्लस F W। तो W प्राइम बेटा कितना हो जाएगा, वेट में से फोर्स माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ फाइनल फॉर्मूला, ये बन जाएगा हमारे पास W प्राइम इज इक्वल टू एम जी माइनस सी। तो ये तीन फॉर्मूले हैं बेटा, ये अपवर्ड मोशन के लिए हैं, ये डाउनवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेटेड, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगी तो एक्सेलरेशन को हम जीरो रख देंगे, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा हमारे पास। तो एलिवेटर के कुछ केसेस होते हैं कि एलिवेटर अगर रुकी हुई हो या यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर मूव करे तो हमारा वेट एक्चुअल वेट के बराबर आता है। अगर एलिवेटर एक्सेलरेशन से ऊपर मूव करती है तो हमारा वजन बढ़ता हुआ फील होता है एलिवेटर के अंदर, लिफ्ट के अंदर। और अगर एलिवेटर डाउनवर्ड जाती है तो अगर हम वेट मशीन रख के खड़े हो जाएं उसके अंदर तो हमारा वजन कम होता हुआ फील होता है इस वजह से। तो अब इस पे 3 न्यूमेरिकल हैं, मैं एक कराऊंगा उसमें से, बाकी आप खुद देखिएगा उसको। ये इसके फॉर्मूले हैं बेटा। एट रेस्ट में अपेरेंट फोर्स को मैंने W प्राइम की वजह F प्राइम से रिप्रेजेंट किया। एट रेस्ट में हमारे पास अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर होता है। अपवर्ड मोशन में अपेरेंट वेट और नेट फोर्स यानी कि mg प्लस ma के बराबर होता है। डाउनवर्ड में अपेरेंट वेट या टेंशन जो होती है वो W माइनस F के बराबर होती है। तो ये 3 फॉर्मूले आपने याद करने होंगे। और मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में सारे पार्ट आ रहे हैं। 2018 में आया था तो एक पार्ट पूछा था उन्होंने, असेंडिंग यानी कि मूविंग अपवर्ड, एलिवेटर जब अपवर्ड जा रही है। मैं 10 कराऊंगा, इसमें सारे पार्ट आ जाएंगे और बिल्कुल इसी पैटर्न पे न्यूमेरिकल है हेलीकॉप्टर वाला। तो बेटा एलिवेटर में हमारे पास क्या होता है, अपेरेंट वेट को हम अगर F प्राइम से रिप्रेजेंट कर दें तो F प्राइम किसके बराबर हो जाएगी, या W प्राइम से भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। तो एट रेस्ट अपेरेंट वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। एट यूनिफॉर्म स्पीड अपेरेंट वेट अगेन mg के बराबर होता है, तो यहाँ पे a 0 हो जाता है।
मूविंग डाउन विथ एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होना चाहिए। तो अपेरेंट वेट इसके बराबर आता है वेट प्लस फोर्स के बराबर आता है। और मूविंग अप में अगर बॉडी ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से जा रही है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो होता है तो सारी चीज़ें इसके बराबर आ जाती हैं। तो अपेरेंट वेट वेट माइनस फोर्स के बराबर है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले को तो अच्छे से आप एक मरतबा पढ़ लीजिएगा। अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वेट mg के बराबर ही होगा, और अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो फिर वो w प्लस एफ और w माइनस एफ। अच्छा, ये तो क्वेश्चन नंबर मैं 10 करा रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक मैन है, वेट जिसका 40 न्यूटन, स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एलिवेटर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10। डेटा बना लेते हैं इसका बेटा। तो मास कितना है बेटा इसका हमारे पास 60 किलोग्राम। फोर्स एक्सर्टेड ऑन मैन इन द एलिवेटर व्हेन ए, पार्ट 1 में कह रहे हैं एट रेस्ट है, पार्ट 2 में कह रहे हैं डिसेंड्स हुई नीचे कांस्टेंट स्पीड से। आपने अपेरेंट फोर्स बतानी है उस पर, अपेरेंट वेट को मैं एफ प्राइम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डब्ल्यू प्राइम किससे रिप्लेस हो जाएगा, एफ प्राइम से। पार्ट 1 में कह रहे हैं एट रेस्ट, तो एट रेस्ट में बेटा अपेरेंट फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, एम जी की। पार्ट 2 में कह रहे हैं डिसेंड्स, डिसेंड्स का मतलब नीचे आना, डिसेंड्स एट कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। स्पीड कांस्टेंट है, v कांस्टेंट, तो a कितना हो गया जीरो। अगेन f प्राइम कितना हो जाएगा, mg, यानी कि आपने f प्राइम बताना है। पार्ट 3 में कह रहे हैं, अब ये वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड लिखी हुई है कंफ्यूज करने के लिए। मूविंग अप विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड एंड मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। तो मूव अप a कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगेन फोर्स बतानी है, और मूव डाउन में भी बतानी है। चलिए सोल्यूशन पे आ जाते हैं इसके। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, मूव डाउन, ए कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगेन अपेरेंट फोर्स बतानी है। बेटा सोल्यूशन पे आते हैं, पहले पार्ट ए पर, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फॉर एफ प्राइम आपको पता है कि अगर रेस्ट में है तो ए कितना होगा जीरो, तो बेटा कोई भी एक फॉर्मूला लगा दें, वहाँ लगा दें, तो एफ प्राइम किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। पार्ट 2 में आते हैं, फॉर अगेन एफ प्राइम, जब v कितनी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कांस्टेंट है, तो ए कितना हो गया जीरो, तो अगेन कितना हो जाएगा बेटा फॉर्मूला, ए जीरो रखते हैं कहीं पे भी, एफ प्राइम बराबर हो जाएगा वेट प्लस एफ के, एम जी प्लस एम ए जीरो है तो ये वैल्यू जीरो हो गई पूरी। एफ प्राइम किसके बराबर आ गया, एम जी के बराबर आ गया। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं मूविंग अप फॉर एफ प्राइम, अब मूव अप हो रहा है तो ए कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मूविंग अप में बेटा ये वाला फॉर्मूला होता है, एफ प्राइम वेट प्लस फोर्स के बराबर होता है, एम जी प्लस एम ए। इनकी वैल्यूज भी रखते हैं साथ साथ। एम कितना है भाई 69.8 न्यूटन में आंसर आ जाएगा, ये भी वही आ जाएगा न्यूटन में आंसर। एम जी यानी कि वेट के बराबर, तो ये भी न्यूटन में आंसर आ जाएगा। एम कॉमन आ गया, जी प्लस ए
69.8 प्लस 2 एफ प्राइम आ जाएगी न्यूटन में। लास्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, फोर्थ पार्ट में, और एफ प्राइम डाउनवर्ड मोशन में अपेरेंट वेट ए कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा एफ प्राइम बराबर हो जाता है वेट में से फोर्स को माइनस कर देते हैं, वजन कम आएगा, वजन से कम आएगी, एम जी माइनस एम ए 60 मल्टीप्लाई बाय 9.8 माइनस 2। अच्छा जी, 60 मल्टीप्लाई बाय 9.8, बेटा इसका आंसर आ रहा है 588। ये भी 588 आ जाएगा। ये आ जाएगा 708 और ये आ जाएगा कम, यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, 468। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, वो हेलीकॉप्टर वाला न्यूमेरिकल सेम इसी पैटर्न पर है। ये न्यूमेरिकल, इसका वेट गिवन है आपको, कैलकुलेट करें फोर्स, जब वो 2 मीटर पर सेकंड से उठा तो वहाँ ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, उसके वेट में एम ए ऐड कर देंगे, ये वाला अपवर्ड, हेलीकॉप्टर ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा, 4720 बन जाएगा। और फिर सेकंड पार्ट में कह रहे हैं व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर व्हेन इट्स मूविंग अप ही हो रहा है वो, लेकिन विद कांस्टेंट स्पीड, जब स्पीड कांस्टेंट है तो बेटा उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी जो अपवर्ड फोर्स आएगी इसके ऊपर, वो किसके बराबर आएगी, उसके वेट के बराबर आएगी, और वेट गिवन है कितना है 3920। एग्जाम में एमसीक्यू आता है, इसको ध्यान से करिए। अब 2018 में सवाल आया था जिसमें इन्होंने सिर्फ एक पार्ट पूछा था कि एक मैन जिसका वेट कितना 60 kg, यही वाला क्वेश्चन नंबर 10 का, सिर्फ ये लास्ट वाला पार्ट पूछा था, मूविंग अप विथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका आंसर बेटा कितना आ गया था 708 न्यूटन, ये वाला आंसर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ही 11 बी छुपा हुआ है, एक पार्ट पूछा था बस। ठीक है जी, तो मैंने आपको इस पूरा पार्ट करा दिया इसका। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप क्वेश्चन मेरे समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट थ्योरी जो है वो सॉल्व कर दूंगा, जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्स और एडिशन ड्यू टू वेक्टर्स, और आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस यहाँ से करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। ठीक है, चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल अगर टाइम मिल गया तो मैं इसके डाल दूंगा आपके पास नेट पे, तो आपको यही मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।